हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ। आज इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एपीओ मेंस से रिलेटेड। बिहार एपीओ मेंस में देखिएगा 4 सब्जेक्ट, आपके 4 लॉ सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, माइनर एक्ट इंक्लूडेड है। जिसमें कि मैंने माइनर एक्ट को एक बार आपको रिवाइज करा दिया है। पिछले वीडियो में आप माइनर एक्ट की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है उसमें अगर कुछ छूट गया है या कोई टॉपिक आपसे रह गया है तो उसको आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर ली होगी तो इसको एज ए रिविजन वीडियो आप ले सकते हैं। तो देखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है सबसे पहले तो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो चैप्टर 11 है आपके, इसमें पार्ट 3 है, 3 पार्ट्स हैं, चैप्टर 11 है। इसमें आपको सबसे पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एविडेंस लॉ जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही एक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। एप्लीकेशन किसी भी चीज़ का जानना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सिंगुलरली सिविल लॉज के ऊपर एप्लीकेबल हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्रिमिनल लॉज के ऊपर एप्लीकेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोविजंस जो आपको इसमें एविडेंस एक्ट में मिलेंगे वो दोनों सिविल और क्रिमिनल लॉज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिएगा, सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है वो है कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस क्या होता है, उसके कितने काइंड्स हैं, ठीक है, काइंड्स हैं। अब इसमें काइंड्स में आपको बहुत तरह के, जैसे डायरेक्ट एविडेंस हो जाता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाता है। इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, वो डायरेक्ट एविडेंस से क्यों डिफरेंट है, और कौन से वैसे प्रोविजन है रेलेवेंसी ऑफ द एक्ट में जहां पे आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखने को मिलता है। तो ये चीज को आप रिवाइज कर सकते हैं। अब काइंड्स का दूसरा तरीके में आप देख सकते हैं कि एक जो आपको एविडेंस में आपको मिलेगा वो है आपका ओरल एविडेंस और है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी प्रूव करने के लिए या तो आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट की ओर जाते हैं या तो आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के ऊपर जाते हैं। अब ओरल एविडेंस की जहां तक हम बात करें तो ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होता है, ये हियर से एविडेंस नहीं होता है, हियर से एविडेंस नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हियर से एविडेंस को भी एडमिसिबल मानते हैं हम सेक्शन 6 में। इनफैक्ट सेक्शन 60 में भी आपके इसके कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, 60 क्लॉज 3 में। तो हियर से एविडेंस आपको सेक्शन 32 में भी एक उसका एप्लीकेशन है कि वो हियर से एविडेंस होने के बावजूद एडमिसिबल है। उसके अलावा आप काइंड्स में एक और चीज देख सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ये चीज भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है। कब प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब वैसे डॉक्यूमेंट जिसको कि आप रिकॉर्ड में रखते हैं तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वैसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। अब डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको है कि कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जाता है, प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं, सेकेंडरी एविडेंस कब किसको कहते हैं, नोटिस देना कब जरूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होता है उसको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ही इंक्लूड किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो होता है वो कब एडमिसिबल होता है एविडेंस में, ये भी आप जरूर देख लेंगे, जिसमें कि आपको 65B बहुत इंपॉर्टेंट है, 65A 65B आप जरूर देख लीजिएगा। तो अब यहाँ तक हम आ गए कि एविडेंस और एविडेंस के काइंड्स। रेलेवेंसी में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको सेक्शन 6 से बनते हैं, सेक्शन 8 से बनते हैं, सेक्शन 9 से बनते हैं। सेक्शन 9 में आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड भी पढ़ लेना चाहिए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या होता है, और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन सेक्शन 20 से किस तरीके से उसको टेस्ट को किस तरीके से अपहेल्ड करता है। अब आते हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 यानी प्रूफ ऑफ एलिबाई भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सेक्शन 5 से 55 जो है वो आपको रेलेवेंसी का प्रोविजन है, जिसमें सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि एविडेंस हमेशा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का देना होगा। अब रेलेवेंट फैक्ट क्या है इसके बारे में जानने के लिए हम लोग सेक्शन 6 ऑनवर्ड्स देखते हैं, जिसमें कि आपको सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 11 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन और कन्फेशन देखना है। एडमिशन और कन्फेशन में अंतर क्या है ये डिफरेंस जरूर ही पढ़ लीजिएगा कि एडमिशन किसको कहते हैं, कन्फेशन किसको कहते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एडमिशन कन्फेशन करने के बाद आपको आता है सेक्शन 32।
सेक्शन 32 बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ, बिहार के किसी भी जुडिशरी या लॉ के एग्जाम में सेक्शन 32 बहुत ही एक फेवरेट क्वेश्चन मान जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का रेलेवेंस क्या है, ये किस तरीके का एविडेंस है, या सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या फिर ये कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको आप डेफिनेटली कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका जजमेंट। जजमेंट का रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट में आपको सेक्शन 40 से लेके 44 तक पढ़ना होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके बाद आता है एक्सपर्ट एविडेंस। एक्सपर्ट एविडेंस सेक्शन 45 से लेके 51 तक है, 50। उसके बाद आपको 52 ऑनवर्ड्स जो है वो आपका आता है कैरेक्टर एविडेंस। कैरेक्टर एविडेंस और जो आपका एक्सपर्ट एविडेंस है वो दोनों ही बहुत ही वीक पीस ऑफ एविडेंस मान जाता है, उस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैरेक्टर एविडेंस जब भी पढ़ेंगे तो वो सिविल केसेस में किस तरीके से है, क्रिमिनल केसेस में किस तरीके से है, दोनों में डिफरेंसेस जरूर ही कर लेंगे। उसके बाद एक जो जुडिशरी में भी इस साल पूछा गया था, वो आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किस समय कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ये आपको प्रोविजन मिलता है सेक्शन 55, 56 और 57 से। सेक्शन 55, 56 और 57 यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है, ठीक है, जिसमें आपको 57, 58 जिसमें आपको पता चलता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, नीड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। फिर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस आता है, वो हमने पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन है वो है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट में सेक्शन 90 और 90A जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद हम आते हैं आपके 90 सेक्शन जो 91 है, सेक्शन 91 से लेके 91 एंड 92 पे क्वेश्चन बनता है कि कब जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को ही आपको एज उसके कंटेंट को प्रूव करने के लिए उसको ही प्रूव करना पड़ेगा, उसका ओरल एविडेंस आप नहीं देख सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ है कि अब जब डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसको जब कोई भी ग्रांट, कोई भी डिस्पोजिशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटन फॉर्म में है तो वो रिटन फॉर्म ही आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, उस चीज़ का ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं। जब अगर सेकेंडरी एविडेंस उस डॉक्यूमेंट का देने के लिए परमिसिबल करे कोर्ट, तो एज अ सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 क्लॉज डी के अंतर्गत आप तब दे सकते हैं ओरल एविडेंस उस कंटेंट का, अदरवाइज एज अ जनरल रूल नहीं दे सकते। तो सेक्शन 91 और 92 के 6 प्रोविजोज को जरूर से ही देख लीजिएगा, ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपका सेक्शन 101 से 114A तक आपका आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अगेन ये इलस्ट्रेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इलस्ट्रेशंस बन सकते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ में क्या अंतर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एज अ जनरल रूल्स क्या क्या है, कौन से केसेस में एक्सेप्शन है जहाँ पे अक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो अपने केस को प्रूव करे, तो वो सारे। और उसके बाद आपके प्रिजम्पशंस जो है, प्रिजम्पशन एज टू लाइफ, प्रिजम्पशन एज टू डेथ, वो सारे आप प्रिजम्पशंस कर लेंगे। सेक्शन 114 और 114A भी आपको इंपॉर्टेंट है। एकम्प्लिस क्या होता है, एकम्प्लिस जब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 133 और 114 का भी जरूर ही देख लेंगे। उसमें भुवनी शाह वाला जो केस है या कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP इंपॉर्टेंट केस होता है। 114A के बाद 115 से 118 तक जो है वो आपका 117 तक जो है वो आपका एस्टॉपल का है। एस्टॉपल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टॉपल में आपका पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का केस आता है, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के केस को आप जरूर से देख लेंगे। उसके बाद आता है आपका 118 कॉम्पिटेंसी एज टू बी विटनेस, कौन लोग जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है विटनेस बनने के लिए। सेक्शन 118 एंड 19 ये कॉम्पिटेंसी के बारे में बताता है। दो चीज़ें हैं विटनेस के लिए, एक तो कॉम्पिटेंसी और दूसरा कंपेलेबिलिटी। यानी कि कॉम्पिटेंसी मतलब क्या वो व्यक्ति विटनेस बन सकता है, कंपेलेबिलिटी वो बन तो सकता है लेकिन क्या वो उसको फोर्स किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा कि वो विटनेस बने। तो इसके लिए कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन दिए हुए हैं। तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोविजन सेक्शन 126, जिसमें कि क्लाइंट और अटॉर्नी के बीच का जो वार्तालाप है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन किस तरीके से वो बताया गया है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है आपका चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड आपका जो है री एग्जामिनेशन। इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं इसको भी आप जरूर कर लेंगे। यहाँ से आप क्या है
आप कितने तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं, तो इसमें आपको चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, कब हॉस्टाइल विटनेस के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में लिखेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन में व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है, व्हाट क्वेश्चंस की कैन बी आस्क्ड, इररेलेवेंट अनोइंग क्वेश्चंस को नहीं पूछा जा सकता है। सेक्शन 148 में रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है। सेक्शन 146 के प्रोविजन में ये बात कहा गया है कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उससे आप उसके पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इसको ज़रूर ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, ये भी आपको कर लेना चाहिए। इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आपका कोर्ट का भी पावर है कि वो क्वेश्चन पूछ सके। सेक्शन 165 एक बार रीड कर लीजिएगा बैराक से। इतना आप कर लेते हैं तो आप एक ओवरव्यू समझ गए, समरी टाइप का आपके दिमाग में सेट हो चुका है। एविडेंस एक्ट से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एविडेंस का अच्छा रिवीजन हो गया होगा आपका, और आई होप ये सारे टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे CRPC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू।